हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। ये जो वीडियो होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री की आखिरी वीडियो होगी। अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री के 5वें पार्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड की गई हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके भारत की स्वतंत्रता तक हमने पूरा कवर किया है, क्वेश्चन के माध्यम से और डिटेल्स में। इन सभी पार्ट में क्वेश्चंस के साथ हमने वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो महात्मा गांधी के आगमन से लेके भारत की स्वतंत्रता तक है। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? दक्षिण अफ्रीका में किस संस्था की स्थापना की थी? कोचरब आश्रम, नटाल इंडिया कांग्रेस, सत्याग्रह आश्रम या सत्याग्रह सभा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में की गई थी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में कुछ और संस्थाएं भी स्थापित की गई, जैसे एक आपने सुना होगा टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म इसकी भी स्थापना जोहान्सबर्ग में की गई थी गांधी जी द्वारा। इसके अलावा एक फिनिक्स आश्रम भी था, फिनिक्स आश्रम। इसके अलावा जो अन्य तीन हैं, ये दो और एक ये भारतीय संस्थाएं हैं। हालांकि इनकी स्थापना गांधी जी ने ही की थी। अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किस वजह से प्रदान की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन के लिए, चंपारण सत्याग्रह में सफलता के लिए या अहमदाबाद हड़ताल में श्रमिकों को मनाने के लिए? इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे डी वाला ऑप्शन है, अहमदाबाद हड़ताल में श्रमिकों को मनाने के लिए। मनाया इस सेंस में था कि श्रमिक मिल मालिकों से 50% बोनस की मांग कर रहे थे, वहीं मिल मालिक 20% बोनस देने की बात कर रहे थे। तो गांधी जी ने उनको 50 से नीचे लाकर और 20 से थोड़ा ऊपर करके 35% पे राजी करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन के लिए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसके अलावा जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और डचों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बोअर युद्ध। चूंकि इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था डचों के विरोध में, इसीलिए गांधी जी को बोअर युद्ध पदक दिया गया और इसके साथ में एक जुलू पदक भी दिया गया। तो अगर ये पूछ ले आपसे, तब आप लगा देंगे बोअर युद्ध पदक, इसके अलावा जुलू पदक। ये दो पदक दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं बोअर युद्ध के दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? नहीं है पूछा है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, स्वदेशी आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। इन दोनों की चर्चा अभी हो चुकी है, तो इनसे संबंध होगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल में 35% बोनस को राजी कराया था, तो इससे भी संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ है, इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं था। गांधी जी ने अपने आंदोलन के जीवन की शुरुआत तो चंपारण से ही की थी। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते होंगे, 1917 में हुआ था ये। इसके अलावा अहमदाबाद मिल हड़ताल ये 1918 में हुई, और ठीक इसी के बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, वो भी 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में एक फैक्ट और पूछ लेता है, हालांकि हम पिछली वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ हुआ था? तो वो थी तिनकठिया। तिनकठिया तिनकठिया क्या होता है, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने, शंकर नारायण ने, लाला हंसराज या रविंद्रनाथ टैगोर? महात्मा गांधी को जो उपाधियां मिली थी अंग्रेजों द्वारा, जैसे कैसर हिंद हो गई, जुलू पदक हो गया या बोअर युद्ध पदक हो गया, वो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस की थी, असहयोग में। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला है, शंकर नायर। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आ सकता है वायसराय की कार्यकारिणी से पदक देने वाले पर्सन का नाम, तो आप लगाएंगे शंकर नायर। लाला हंसराज ने कोई पदक नहीं लौटाया था, इनको मिला भी नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, हस्ताक्षर अभियान संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से,
चंपारण सत्याग्रह से या असहयोग आंदोलन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको ध्यान होने चाहिए वो ये है, रॉलेट एक्ट आया कहां से? 1917 में, जब उस दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई थी तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का काम था क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम कैसे लगाई जाए इस बारे में विचार करना। तो सिडनी रॉलेट ने 1919 में एक कानून बनाकर तैयार किया जिस कानून का नाम था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसी एक्ट के विरोध में, जिसे लोकप्रिय रूप में रॉलेट एक्ट कहा जाता है, के विरोध में एक आंदोलन शुरू होता है जिसे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह या फिर रॉलेट एक्ट आंदोलन कहा जाता है। इस एक्ट को मोहम्मद इकबाल ने काला कानून कहा, काला कानून। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने भी इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था और लोगों के हस्ताक्षर लिए थे। एनी बेसेंट ने इसकी आलोचना की है और उनको राजनीतिक बच्चा कह के पुकारा था उस टाइम। तो हस्ताक्षर अभियान किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा? इसे लोकप्रिय रूप में 1 वर्ष के भीतर स्वराज भी कहते हैं। इस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने की बात कही थी। सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, आप जानते होंगे शायद। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ था, मेनली 20 है। असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट, सितंबर 1920 में इसके लिए एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाता है जिसमें असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया। उस आंदोलन में सी आर दास इसका विरोध कर रहे थे। बाद में दिसंबर में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, तब सी आर दास ही इस असहयोग के प्रस्ताव को पेश करते हैं। दिसंबर में जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ है और ये कलकत्ता में हुआ है, सितंबर वाला। अगर पूछ ले आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1 अगस्त को शुरू हुआ था और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था। और बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या सुभाष चंद्र बोस ने? महात्मा गांधी जी विरोध नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था और इन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों के साथ यही एक सर्वोत्तम व्यवहार है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा था कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये केसरी नहीं, कैसरे हिंद है, आपको बताया जा चुका है। आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी सर्वाधिक थी। आंदोलन के दौरान चिराला पिराला, मोपला जैसे क्षेत्रीय विद्रोह देखने को मिले। काकोरी ट्रेन कांड के कारण आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी, ये सही हो जाएगा, बता चुके हैं। आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी सर्वाधिक थी, ये भी सही है क्योंकि इससे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था और खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुस्लिमों को सहयोग किया था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। तो ये जो असहयोग आंदोलन हुआ इसमें मुसलमानों की भागीदारी सर्वाधिक थी। आगे किसी भी आंदोलन में ऐसी भागीदारी देखने को नहीं मिली। आंदोलन के दौरान चिराला पिराला और मोपला जैसे क्षेत्रीय विद्रोह हुए, ये भी सही है। चिराला पिराला आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां पर हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिराला पिराला किस आंदोलन के दौरान देखने को मिला, तो आप लगाएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। मोपला विद्रोह भी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और ये केरल में है, केरल के मालाबार तट पे। डी गलत हो जाएगा क्योंकि काकोरी ट्रेन कांड के कारण नहीं, बल्कि आप जानते होंगे चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा, चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन है गोरखपुर में
उसमें आग लगा दी थी कुछ क्रांतिकारियों ने इसी आंदोलन के दौरान, इसीलिए गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा या समाप्त करना पड़ा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 1 अगस्त 1920, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 24 फरवरी 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को बता चुके हैं, गोरखपुर की चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 27 पुलिसकर्मी के आसपास जल गए थे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसक हो, लेकिन हिंसक हो गया, इसीलिए आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। फिलहाल ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लगाएंगे भगवान अहीर। भगवान अहीर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इस समय अगर पूछ ले गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी कहाँ थे, तो आप लगाएंगे वो बारदौली में थे। और गांधी जी को तार के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी। बाद में 12 फरवरी को बारदौली में ही एक मीटिंग होती है, जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर पूछ ले असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ या कब वापस लिया गया, तो वो 12 फरवरी थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस में परिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं है? परिवर्तनवादी गुट, ये गुट दरअसल असहयोग आंदोलन के पश्चात ही आए थे। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो कुछ लोग इससे बहुत नाराज हुए। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सारे लोग नाराज हुए। तो बाद में भविष्य की रणनीति को लेकर बहस होने लगी कि आगे हम विधानमंडल का हिस्सा बनेंगे या नहीं। गांधी जी और गांधी जी के अनुयायी चाहते थे कि विधानमंडल का हिस्सा ना बनकर हम कुछ अन्य हल निकालें, जबकि एक गुट था जिसे परिवर्तनवादी गुट कहा गया, वो विधानमंडल में भाग लेकर कुछ परिवर्तन करना चाहता था। तो जो परिवर्तनवादी गुट था वो गांधी जी के विपक्षी थे, मतलब विपक्षी नहीं कह सकते, लेकिन वो गांधी समर्थक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। तो एक परिवर्तनवादी गुट था, एक अपरिवर्तनवादी गुट था। जिसमें से अपरिवर्तनवादी जो गुट था, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, उसमें गांधी जी के समर्थक लोग थे, जैसे राजगोपालाचारी थे, इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल, उनको मैं पटेल ही लिख दे रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल, इनके भाई जो विट्ठल भाई पटेल थे, वो परिवर्तनवादी गुट में शामिल थे। और परिवर्तनवादी गुट का हिस्से की बात करें तो मुख्य रूप से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल को बता ही चुके हैं। इसके अलावा अजमल खां भी थे, अजमल खां। तो पूछा है कौन परिवर्तनवादी गुट का सदस्य नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? यही जो परिवर्तनवादी गुट था, इसी ने अलग होकर मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्च 1923। इसके लिए पहले दिसंबर 1922 में इसमें घोषणा की गई थी, पर स्थापना कब हुई थी? मार्च 1922 में इसमें स्थापना हुई। स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो प्रमुख थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें से सी आर दास अध्यक्ष बने थे स्वराज पार्टी के और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। स्वराज पार्टी को एक और नाम से जाना जाता है, वो अगर पूछ ले तो आप लगाएंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अगला है मुद्दीमन कमेटी का संबंध है, खाली जगह में भरना है, किस चीज से है? द्वैध शासन से, रॉलेट एक्ट से, असहयोग आंदोलन से या नेहरू रिपोर्ट से। मुद्दीमन कमेटी में 5 भारतीय भी शामिल थे, उनके नाम मुश्किल से पूछेगा, और ये कमेटी संबंधित थी द्वैध शासन से, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, चौरी चौरा कांड, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन का आगमन। ये सही क्रम बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट किया कीजिए, फिर उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो इसमें अगर मैं बात करूं नेहरू रिपोर्ट की, तो वो आई थी अगस्त 1928 में। वहीं चौरी चौरा कांड की चर्चा हम कर चुके हैं, 1922 में हुआ था। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन 1930, और वहीं साइमन कमीशन आया था फरवरी 1928 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले चौरी चौरा कांड मतलब दूसरा, दूसरा एक इसमें है, एक इसमें है। इसके बाद साइमन कमीशन का आगमन मतलब चौथा, तो ये आंसर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
अगला है नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रावधानों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ऑप्शन है मौलिक अधिकारों की मांग, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, पूर्ण स्वराज की मांग या फिर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। नेहरू रिपोर्ट के लिए 1927 में इससे पहले एक कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के गठन होने की वजह थी भारत सचिव बर्किन हेड द्वारा दी गई भारतीयों को एक चुनौती। उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा प्रारूप या संविधान का प्रारूप बना के दिखाओ जो सर्वसम्मत हो, अर्थात सभी दल उससे सहमत हो। बर्किन हेड की इस चुनौती को स्वीकार किया गया। ये नाम लिख दे रहा हूं, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ये बात कही थी, तो आप ध्यान रखेंगे। बर्किन हेड ये भारत सचिव थे इंग्लैंड में। उनकी चुनौती को स्वीकार किया गया। 1927 में एक मीटिंग होती है, फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे 1928 में रिलीज किया जाता है। वो रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू तैयार करते हैं, उनकी अध्यक्षता में तैयार की जाती है, इसलिए उसका नाम नेहरू रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का संबंध जवाहरलाल नेहरू से नहीं है। तो इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। इन्होंने कहा था कि हमको डोमिनियन स्टेटस दीजिए, अर्थात औपनिवेशिक औपनिवेशिक स्वशासन। औपनिवेशिक स्वशासन का अर्थ होता है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए जो क्षेत्रीय अधिकार हैं वो हमको प्रदान किए जाएं, और जो मुख्य मुख्य प्रावधान है जो सेंट्रल लेवल पे होने चाहिए वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, क्योंकि इससे पहले मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली से जोड़ दिया गया था, तो उसको एक करने की बात की थी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की, तो ये भी सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की मांग ये सही हो जाएगा। ये मांग उसमें शामिल नहीं थी। इसका ही विरोध किया था बहुत सारे दलों ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी इस प्रावधान का विरोध किया था कि हमें पूर्ण स्वशासन चाहिए। अगला है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ये अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिल्कुल रट लो इसको। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो पहला 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। इसी के दौरान उन्होंने कहा था कि हमको नेहरू रिपोर्ट में दी गई डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं चाहिए, अर्थात हम औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहते हैं। इसीलिए उस मांग को अस्वीकार या रद्द कर दिया गया और पहली बार कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने अपने मन से पूर्ण स्वराज की बात की थी, तो इसीलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसी आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसअवॉइडेंट मूवमेंट, इसे सीडीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की तैयारी की थी और महात्मा गांधी को इस चीज के लिए चुना गया था। इसके अलावा इस अधिवेशन के बाद 31 दिसंबर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ध्यान रखेंगे आप। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि मतलब आधी रात में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और बाद में 2 जनवरी को यह निर्णय लिया गया, 2 जनवरी 1930 को, कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। पूर्ण स्वराज दिवस और हर वर्ष मनाया करेंगे। तो पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया, तो वो आएगा 31 दिसंबर 1929 को। इसी दिन का और इसी डेट का महत्व बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था, क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अगला है दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कौन सी नदी पार की थी? माही, नर्मदा, साबरमती, माचू। दांडी यात्रा के बारे में कुछ फैक्ट। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए 12 मार्च को प्रारंभ हुई थी। 12 मार्च से लेके चली थी 6 अप्रैल तक। हालांकि 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए थे, लेकिन रात हो चुकी थी, तो 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया उन्होंने। और ये जो पूरी यात्रा थी वो कुल मिला के 385 किलोमीटर की थी, 385 किलोमीटर।
और इसमें 78 अनुयायी शामिल थे गांधी जी के अलावा। गांधी जी को मिला के 79 हो जाएंगे। और इनके साथ एक पत्रकार भी गए थे, अमेरिकी पत्रकार, जिनका नाम था वेब मिलर। गांधी जी की इस यात्रा की तुलना, इस मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के एल्वा से लेकर पेरिस के जो मार्च हुआ था उससे की है। तो दो फैक्ट ही पूछ सकता है, आप याद रखेंगे। और अगर बात की जाए कौन सी नदी पार की थी, तो वो होगी माही नदी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है सबना बगिया आंदोलन के में होना चाहिए यहाँ पर। सबना बगिया आंदोलन में धरासना में किसने नेतृत्व किया था? इसको कुछ लोग धरसाना भी पढ़ते हैं। सी राजगोपालाचारी, अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी या सरोजनी नायडू। सी राजगोपालाचारी की अगर बात करूं तो इन्होंने तमिलनाडु में नेतृत्व किया था। तमिलनाडु में तिरुचिनापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक, वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? और ये पश्चिमोत्तर में थे, अर्थात अफगानिस्तान साइड में सीमांत गांधी। और इन्होंने वहीं पर एक दल बनाया था जिसे खुदाई खिदमतगार दल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, खुदाई खिदमतगार दल की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार। इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया था सबना बगिया आंदोलन के दौरान, उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। महात्मा गांधी तो आप जान ही रहे हैं, इन्होंने दांडी मार्च किया था। सरोजनी नायडू ये धरसाना में नेतृत्व कर रही थी और इन्होंने वहीं पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। बेब मिलर, जिनकी अभी जिक्र की गई थी, अमेरिकी पत्रकार, वो यहीं पर थे। बेब मिलर, उन्होंने जब सरोजनी नायडू पर हमला हुआ था लाठियों से, तो उसकी पूरी कवरेज की और बाद में ये छापा कि मैंने इस तरह का व्यवहार पहले कहीं पर नहीं देखा। अगला है जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सबना अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे जून 1930 में, तो उसके बाद नेतृत्व किसने किया था सबना अवज्ञा आंदोलन का? अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, मणिलाल या जवाहरलाल नेहरू। मणिलाल ये गांधी जी के पुत्र हैं, ये सरोजनी नायडू के साथ दरसाना तट पर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी। अगला है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कराची अधिवेशन, पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। इनमें से कौन सी घटना पहले हुई उसे पहले लगाना है और जो सबसे बाद में हुई उसे बाद में लगाना है। ऐसे ही क्रमशः लगाएंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं चार नीचे। तो कराची अधिवेशन 26 मार्च 1931 को हुआ। पूना समझौता सितंबर 1932 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। बहुत बुरी राइटिंग आ रही है पेन की वजह से। जब कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो उसके लिए गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी को रिहा किया जाता है और इन दोनों के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता होता है। और इसमें कहा जाता है कि गांधी जी या कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी समझौते को मान्यता देने के लिए कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। पूना समझौता कम्युनल अवार्ड से जुड़ा है, आप जानते होंगे। जब दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली से जोड़ दिया गया, उसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य सितंबर 1932 में एक समझौता होता है, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके रिजर्वेशन की बात की जाती है। तो गांधी जी वहीं पर रिजर्वेशन की बात करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराची अधिवेशन के पश्चात होता है और फिर फाइनली इसकी बारी आती है। तो इस हिसाब से गांधी इरविन समझौता मतलब चौथा नंबर पहला और फिर पहला, इस हिसाब से आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? 6, 7, 8, 9। वैसे तो कुल 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी इन्होंने, लेकिन बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी इसमें जुड़ गया था, तो कुल मिला के 7 हो गए थे। तो इस हिसाब से 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी। अगला है किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन है, इसके बाद का जो अधिवेशन था वो भी बहुत प्रसिद्ध है।
कराची अधिवेशन की बात बता चुके हैं आपको, पटेल साहब ने की थी इसकी अध्यक्षता, वल्लभ भाई पटेल में। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों को लेके और कुछ आर्थिक कार्यक्रम उनको लेके प्रस्ताव पारित किए गए थे, आर्थिक कार्यक्रम। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन नेहरू ने की थी, ये बता ही चुके हैं आपको, 1929 का। इसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन, ये आंसर हो जाएगा आपका सही। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी, राष्ट्रीय योजना समिति। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। इसका अगला जो अधिवेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन यहां पर मामला हो गया गांधी वर्सेस सुभाष का। यहीं से शुरू हुआ महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष, सुभाष चंद्र बोस। पहले सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में महात्मा गांधी ने अबुल कलाम आजाद को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को देखते हुए आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी बनाते हैं पट्टाभी सीतारामैया को, लेकिन फाइनली जीतते सुभाष बोस ही हैं। इस चीज को गांधी जी थोड़ा पर्सनल ले लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सीतारामैया की हार से तो ज्यादा मेरी हार है। तो इस मामले विवाद हो जाता है, आगे सुभाष बोस त्याग पत्र दे देते हैं। अगला है, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। वहीं पूर्वोत्तर में जैदो नांग के नेतृत्व में जिया तरांग आंदोलन चलाया गया। इसमें न केवल पुरुषों की भागीदारी थी, बल्कि बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन कर शासन का विरोध किया। ये बताना है किस आंदोलन को संदर्भित करता है। बच्चों की बानर सेना बनी थी, लड़कियों की मंजरी सेना बनी थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। जिया तरांग आंदोलन चलाया गया था जैदो नांग के नेतृत्व में। तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या शाही नौसेना विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला है, अंग्रेजों द्वारा कब पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के तर्क को मान्यता दी गई? पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण, इस बात को अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? नेहरू रिपोर्ट में, अगस्त प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन में या फिर क्रिप्स मिशन में? नेहरू रिपोर्ट आपको मालूम है 1928 में आई थी। ये डेट बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, अभी जो क्वेश्चन बनाए गए थे कुछ वैसी क्रोनोलॉजी, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। कैबिनेट मिशन आया था 1940 में और क्रिप्स मिशन उससे पहले आ गया था 1942 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की विशेषता यही है कि इसने पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। अगला है, पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, चौधरी रहमत अली या सिकंदर हयात खां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का विचार रखा था, बाद में इसको मान्यता मिली और इन तीनों द्वारा एक पृथक देश के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की बात की गई। आगे है, राजगोपालाचारी योजना संबंधित है विभाजन के मुद्दे से, दलितों के पृथक निर्वाचन से, कैबिनेट मिशन से या प्रांतीय चुनाव से? जब मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी और कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि भारत का विभाजन हो, तब राजगोपालाचारी ने एक योजना रखी कि मुस्लिम लीग यदि भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का सहयोग करती है तो हम बाद में विभाजन के मुद्दे पर विचार करेंगे और लोगों से पूछा जाएगा, जो पंजाब के लोग हैं और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोग हैं, उनसे पूछा जाएगा कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर एक पृथक देश चाहते हैं। तो इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया बाद में मुस्लिम लीग ने। तो कुल मिलाकर ये विभाजन के मुद्दे से संबंधित थी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक, तो ये किसको कहा था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, बेवेल प्लान, अगस्त प्रस्ताव या 1935 के अधिनियम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। क्रिप्स मिशन कब आया था ये बता चुके हैं आपको, 1942 में। इसके अलावा बेवेल प्लान कब आया था? 1945 में आया था। इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 की बात है और 1935 का अधिनियम 1935 है ही। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर गांधी विवाहों का आयोजन किया गया? उड़ीसा, तामलुक, सतारा या बलिया? गांधी विवाहों का आयोजन
उड़ीसा में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। तामलुक बंगाल का क्षेत्र है। तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, जातीय सरकार। और यहाँ नेतृत्व कर रहे थे सतीश सावंत। दो लोग थे वैसे मुख्य रूप से, एक थे सतीश सामंत और दूसरी थी मातंगी हजारा। मातंगी हजारा। बाद में हजारा को यहीं पर गोली मार दी गई। ये 73 वर्ष की थी, काफी बूढ़ी। इनको यहीं पर गोली मार दी गई और इनकी मृत्यु हो गई। तामलुक में ही विद्युत वाहिनी दल का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो मैं लिख रहा हूं बहुत जरूरी है। विद्युत वाहिनी दल। सतारा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पर नाना पाटिल नेतृत्व कर रहे थे। नाना पाटिल, इसके अलावा बी चव्हाण भी थे। मुख्य रूप से नाना पाटिल, बी चव्हाण आप याद रखेंगे। नाना पाटिल नेतृत्व कर रहे थे और यहीं पर गांधी विवाहों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो बलिया है, यहाँ पर चित्तू पांडे नेतृत्व कर रहे थे। चित्तू पांडे। और यहाँ पर समानांतर सरकार गठित की गई थी और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था बलिया में कि समानांतर सरकार गठित की गई। अगला है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाइबल प्लान, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन या शाही नौसेना विद्रोह। तो बाइबल प्लान 1945 में आया था, जून 1945। ये आपको एज इट इज याद रहना चाहिए, जून 1945। जो डेट में लिख रहा हूं वो जरूरी है, बिल्कुल याद रखने लायक। शिमला सम्मेलन इसके पश्चात ही होता है, बैबल योजना के पश्चात, जून से जुलाई के मध्य 1945 में। तो ये इसके पश्चात आता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। दरअसल बैबल योजना को ही पारित करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। अब बात आती है कैबिनेट मिशन की। ये मार्च 1946 में आया था। इसके अलावा शाही नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जिसमें पहला सबसे पहले आएगा 1945 में, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन डी सही। अगला है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या ज्ञानी प्रीतम सिंह। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आजाद हिंद सरकार, सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। सिंगापुर में। और ये डेट है 1943 की। इसके अलावा कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं 1941 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन मोहन सिंह। इनको सुझाव देते हैं ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह के सुझाव पर कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं 1941 में, मलाया में। ये भी पूछ लेता है तो आप ध्यान रखेंगे, मलाया। अगला है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर किस जगह मुकदमा चलाया गया? पीसीएस में पूछ चुके हैं एक बार ये क्वेश्चन। ग्वालियर किला, आमेर किला जयपुर, आगरा किला या दिल्ली लाल किला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, सिपाही, उन पे मुकदमा चलाया गया था और उसकी पैरवी कर रहे थे भूलाभाई देसाई और अन्य लोग। अगला है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसे खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया? सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लियाकत अली। तो इसमें जो राजगोपालाचारी हैं वो दरअसल शिक्षा मंत्री बने थे। शिक्षा मंत्री। वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे, गृह और सूचना मंत्री। गृह और सूचना मंत्री थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री।
अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इटली नहीं, एटली है, गलत लिख दिया है यहाँ पर, एटली। एटली की घोषणा संबंधित थी और ये घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को, जिसमें कहा था कि भारतीयों को 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जल्दी जल्दी निर्णय लिए जाते हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीयों को सत्ता सौंपने से। इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो भी समाप्त और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का मेन स्ट्रीम का जो पार्ट है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं वो समाप्त हो गया। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो पॉलिटी की होगी, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।